Okay, good afternoon to all of you. All right, I am Rahul Goyal. मैं एक्चुअली दिल्ली से आया हूँ. सो आई विल बी लीडिंग दिस कोर्स विद विनय सर द 75 डेज चैलेंज. एक्चुअली आपने अगर मेंस का आइडिया हो कितने मार्क्स का आता है? हाँ, 1750 टोटल. यूपीएससी का जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है कितने मार्क्स की होती है? 2025, राइट. एंड उसमें से 1750 आपका मेंस है, तो ऑलमोस्ट कितना 86 या 87% हो गया. सो ऑलमोस्ट 87% मार्क्स आपको कहाँ मिल रहे हैं? सिर्फ मेन से. और इंटरव्यू पता है आपको वो पूरा लक पे है, कौन सा पैनल मिलेगा, आपको मार्क्स देता है नहीं देता, क्या क्वेश्चंस पूछता है. सो अल्टीमेटली आपकी सिलेक्शन किस पे डिपेंडेंट है? मेंस पे. और प्रीलिम्स आपको पता है वो तो क्वालिफाइंग है, तो उसके मार्क्स कहीं ऐड नहीं होंगे, राइट. सो मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको एक्चुअली सिलेक्शन चाहिए तो मेंस रेडी होना चाहिए. और अभी जैसे टाइम है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन? 1 2 3 4 रेडी हो जाए. एंड ऑप्शनल, ऑप्शनल चल रहा है. सिलेबस कंप्लीट है आप सबका? मतलब एक नहीं. ओके, क्या कंप्लीट नहीं है आपका? ओके, मीन स्पेसिफिक. वैसे प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंप्लीट है आपका. ओके, ऑप्शनल हाफ. ओके, आपका कंप्लीट. आपका ऑप्शनल बचा है. जीएस के रेडी है सब कुछ आपका? ओके, तो बेसिकली देखो, अभी अच्छा टाइम है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बिकॉज जैन ऑनवर्ड सबका ओरिएंटेशन क्या होगा? प्री का. पर अब अगर आप देखो साइकिल क्या है, जैन से प्री स्टार्ट करोगे, मई तक आप प्री में ऑक्यूपाइड रहोगे, एंड देन एकदम से आपको 3 मंथ्स मिलेंगे मेंस के लिए. तो अगर आपका मेंस अगर रेडी कर सकते हो वो आप अभी 3 मंथ्स में कर सकते हो. उसके बाद तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 मंथ्स में आप क्या कर लोगे? नया पढ़ोगे, आंसर लिखोगे, क्या करोगे? बिकॉज आंसर अटेम्प्ट करोगे आप, 3 आवर्स तो आपके वही चलेंगे पूरे दिन. 3 आवर्स गए, उसकी वैल्यूएशन करोगे तो ऑलमोस्ट डेली 5 to 6 आवर्स गए. और उसके बाद बंदा वैसे ही थक जाता है. सो अभी बहुत क्रूशियल टाइम है. अगर आप अभी मीन्स तैयार कर लोगे तो आफ्टर प्रीलिम्स आपका सिर्फ फोकस क्या होगा? रिवीजन, आंसर राइटिंग, रिवीजन, आंसर राइटिंग, दैट्स इट. सो ये 3 मंथ्स बहुत क्रूशियल है आपके लिए फॉर मीन्स. अगर आपने ये अच्छे से टैप कर लिया, सीरियसली सेइंग कोई आपके सिलेक्शन नहीं रोक सकता. और ये 87% यही डिसाइड करेगा. यूजुअली क्या होता है, प्री क्लियर कर लेते हैं लोग और मेंस में फंस जाते हैं, और वो वही एक साइकिल में फंसे रहते हैं. आई टेल यू माय एक्सपीरियंस, मेरे साथ भी सेम हुआ है. आई हैव रिटन 5 टाइम्स मेंस, पर मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया था. सो मैं क्या करता था, जैसे प्री से 4 5 मंथ्स पहले प्री में फोकस करता था. अब प्री क्लियर हो गया, अब रह गए नेक्स्ट 3 मंथ्स. अब 3 मंथ्स में करंट अफेयर भी रीड करना है, मेरे सब्जेक्ट तैयार नहीं है, जीएस 1 2 3 4 ऑप्शनल भी तैयार नहीं है. तो अब मेरा फोकस करता रहा उनके नोट्स बनाऊं. और जब तक नोट्स बनते थे मेंस आ जाता था. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो अब उसकी कहाँ से सिलेक्शन होएगा? और फिर क्या होता रहा, मेंस के बाद 2 3 मंथ्स हमारे होते कि यार ब्रेक लेना है, क्योंकि हमने 6 7 मंथ से काम कर रहे थे. तो अगर सपोज सितंबर में मेंस हो रहा है, अक्टूबर नवंबर ब्रेक में चले गया, दिसंबर में हमें लगता है फिर से फ्लो में आते हैं. दिसंबर में रिजल्ट आएगा, आफ्टर 2.5 मंथ्स आता है रिजल्ट आएगा, तो फिर से 1 मंथ का डिप्रेशन फेज. फिर क्या आएगा? फिर आप उससे बाहर निकलोगे महीने 1.5 महीने बाद. अब जैन फेब आ गया, फिर आपको पता है नया साइकिल फिर से स्टार्ट हो गया, फिर आप प्रीलिम्स में फंस गए. तो आप इसी साइकिल में फंसे रहोगे. मेरे साथ भी यही हुआ है, 5 महीने ऐसे ही फंसा रहा हूँ मैं. तो आपके कहते हैं हर सब्सिक्वेंट ईयर में क्या है, सिर्फ 10% ग्रोथ ही होती है. तो जो आपकी ग्रोथ हो सकती है वो ये आफ्टर मीन्स और जैन वाला पीरियड, ये टाइम होता है. और इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं. तो उसी को ध्यान में रख के मेरा एम था कि हम ये नेक्स्ट 2.5 मंथ्स अच्छे से टैप करें, राइट. तो आप सब ने पहले मुझे बताओ, आंसर्स कभी लिखे? लिखे आपने? कुछ कुछ आपने? ओके. सो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम फेस करते हो आंसर लिखते टाइम? बताओ. हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या चैलेंज आता है? हाँ, पॉइंट्स. तो बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कंटेंट, राइट. और यू कैन से लैक ऑफ रिविजन. आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली पॉइंट्स रिकॉल नहीं हो रहे.
अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, यस। और ओके, इंट्रो कंक्लूजन, बॉडी पार्ट लिख लेते हो आप? तो अंडर बॉडी पार्ट में कोई इशू नहीं आता आपको? हाँ, तो ओके, बॉडी पार्ट में भी आता है, इसलिए पूरा ही आंसर हो गया है। तो जो इश्यूज आ रहे हैं बॉडी पार्ट में भी, एग्जांपल्स, केस स्टडीज, इन सब में इशू आ रहे हैं। ओके, और हाँ, ओके, ओके। So next issue is of concising, or you can say how to write whole topic in 150 words. ये एक इशू रहता है, राइट? क्योंकि 150 वर्ड्स का आंसर आएगा, और की पॉइंट्स, ओके, वो इसी में आ गया, इंट्रो कंक्लूजन बॉडी पार्ट। और भी प्रॉब्लम फेस करते होगे आंसर लिखते टाइम? टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है, और ओके। तो बेसिकली अगर मैं सम अप करूं, देखो अगर आंसर राइटिंग करना है, राइट, सो आप 3 लेवल पे प्रॉब्लम फेस करते हो। एक तो बिफोर आंसर राइटिंग, राइट, ड्यूरिंग आंसर राइटिंग एंड आफ्टर आंसर राइटिंग। तो देखो बिफोर आंसर राइटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? अगर सपोज कोई टॉपिक है, सपोज साइक्लोन है, उस पर आपको आंसर लिखना है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कंटेंट है कि नहीं अच्छा आपके पास। दैट इज द फर्स्ट इशू। सो बिफोर आंसर राइटिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, मतलब वी फेस द इशू ऑफ लैक ऑफ गुड कंटेंट। इट्स लाइक आप वॉर पे जा रहे हो पर आपके पास हथियार ही नहीं है, तो क्या आप वॉर फाइट कर पाओगे? नहीं कर सकते। सो सबसे पहले अच्छा कंटेंट होना चाहिए हमारे पास। तो कंटेंट होना चाहिए और साथ में उसकी मल्टीपल रिविजन्स। जब आपके टिप्स पे होएगा, सीरियसली सेइंग, जैसे यूपीएससी क्या चाहता है कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो टाइम देता है 6.5 या 7 मिनट्स, इतना देता है। पर अगर साइक्लोन पे क्वेश्चन आया सपोज, और आपके टिप्स पे है वो क्वेश्चन, उसका कंटेंट, तो आप 4 मिनट्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आना है कंटेंट। जैसे सपोज आप फ्रेंड्स के साथ होते हो, कोई आपको कोई गॉसिप पता चली, अगर उस गॉसिप रिलेटेड आपको कुछ पता है तो आप विद इन सेकेंड सब कुछ बोल दोगे। पर अगर नहीं पता होगा तो आप सोच सोच के बोलोगे। तो जो टाइम वाला कंस्ट्रेंट है, तो वो यहाँ से एड्रेस हो सकता है अगर हमने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया होगा। तो हमारा एम क्या होना चाहिए, कोई भी कंटेंट हम पढ़ते हैं पहले तो कंटेंट सही होना चाहिए, देन उसमें भी आपका माइंडसेट करना चाहिए, डोंट गो फॉर द बेस्ट कंटेंट, एवरेज कंटेंट भी चलेगा, पर हमें कंटेंट को यूज करना आना चाहिए। अगर आपको यूज करना आता है ना, सीरियसली सेइंग, अगर 150 वर्ड्स का आंसर है, जो आपके पास एवरेज कंटेंट पे होगा ना, उससे भी आप 100 वर्ड्स लिख दोगे। और यूपीएससी क्या कर रहा है आज का, अगर आपने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया है, वो क्या करता है, एक क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और हर पार्ट को 50 वर्ड्स देने, तो क्या 50 वर्ड्स भी नहीं आप लिख सकते एवरेज कंटेंट से? सो यू नीड टू हैव अ गुड कंटेंट, नॉट बेस्ट कंटेंट। देन सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, रिवाइज करो उसे मल्टीपल टाइम्स। रिवाइज अपना स्टडी साइकिल में रिविजन डालो, डेली रिवाइज करो या ऑल्टरनेट डेज या फिर वीकली। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आज मेरा GS1 कंप्लीट हो गया, अब GS2 चलो, फिर जिस दिन GS2 कंप्लीट होगा मैं पूछूंगा अच्छा ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहा GS1 में, आप भूल गए। इससे अच्छा क्या है, जो GS1 का पढ़ा है उसको साथ में लेके चलो और फिर न्यू नॉलेज ऐड करते रहो, पर पुरानी नॉलेज को पीछे नहीं छोड़ना हमें। सो फर्स्ट स्टेप आंसर राइटिंग के लिए क्या होता है आपको, यू नीड टू हैव अ गुड कंटेंट एंड मल्टीपल टाइम्स रिविजन, राइट। नाउ सेकंड से जाता है आंसर राइटिंग का। ड्यूरिंग आंसर राइटिंग हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? सो सपोज एक क्वेश्चन है, कोई भी ले लेते हैं, देर इज इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ
frequency of cyclones in tropical areas. Discuss in the context of क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये क्वेश्चन है, जैसे भी करंट में आ रहा है, तो अब क्या हो रहा है, साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टाइम्स जो साइक्लोन्स आ रहे हैं उसके इंक्रीज हो गया, राइट। पहले 5 आते थे साल में, अब 10 आ रहे हैं, ऐसे लगा लो। तो अब इसको डिस्कस करो इन दी कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूपीएससी ऐसे पूछेगा। वो क्या कर रहा है, एक टॉपिक लिया उसने साइक्लोन, उसने करंट से उठाया इन्फॉर्मेशन और उसको लिंक कर दिया दूसरे टॉपिक से। तो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ रहा यूपीएससी कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, साइक्लोन्स क्या होता है। वो क्या कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है टॉपिक्स। तो अब इन ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो देखो पहला स्टेप क्या होता है, मुझे बताओ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बताओ। क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को राइटली इंटरप्रेट करना है। सो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बताओ। ओके, ओके, और ओके, ओके, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या, साइक्लोन्स हो गया, और क्लाइमेट चेंज हो गया, और हाँ, या इंसिडेंट नहीं, ये नहीं है, फ्रीक्वेंसी आएगा, और ट्रॉपिकल एरियाज। तो आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ढूंढ लिए, तो जो क्वेश्चन होएगा वो इन कीवर्ड्स के आसपास ही घुमाना है। फर्स्ट स्टेप शुड बी, और एक और कीवर्ड है, डिस्कस। दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को राइटली इंटरप्रेट करना है। वो कैसे होगा, पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, राइट। अब इसका आंसर का अप्रोच क्या होना चाहिए, साइक्लोन डिफाइन कर सकते हैं, और रीसेंट इंसिडेंट से स्टार्ट कर सकते हो, और मैप ड्रॉ, पर मैप में इंट्रोडक्शन नहीं आता। अब देखो, ये आपने बताया थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, पहले स्ट्रक्चर बनाओ कि आपने क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। पहले आपने समझा कि क्या पूछ रहा है वो, अब देखो आपके आंसर कैसा दिखना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाओ। सो पहले क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेप, मतलब आपका आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस द आंसर, राइट। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, बताओ। यस, तो बेसिकली जो फर्स्ट लाइन है इसी को एक्सप्लेन कर दो। कैसे एक्सप्लेन करना है, कोई न्यूज़पेपर इंसिडेंट से लिंक कर दो, राइट। अगर वो भी नहीं आपको आता तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ साइक्लोन, अब टेक्निकल कॉन्सेप्ट है तो साइक्लोन की डेफिनेशन सबको नहीं आती, तो यू कैन इवन स्टार्ट विद द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ साइक्लोन्स, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, राइट। इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट थिंक अबाउट दी टॉपिक क्या कह रहा है। जैसे मैंने आपको एक लाइन दे दी कि अच्छा यार साइक्लोन की इंसिडेंस इंक्रीज हो गया, तो अगर आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कुछ, पहले आप क्या एक्सप्लेन करोगे, हाँ यार इंक्रीज हो गया, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करोगे ना मुझे, उसके आगे इलेबरेट करोगे। सो ऐसी इंट्रोडक्शन में होना चाहिए आंसर राइटिंग में भी। इसलिए एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है आपकी और एग्जामिनर के बीच में, तो एग्जामिनर ने बोला कि यार नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ साइक्लोन हैज इंक्रीज, अब उसको क्या रीजन इसका, क्लाइमेट चेंज है या नहीं, ये क्वेश्चन है, राइट। तो अब बॉडी पार्ट होना चाहिए, तो बॉडी पार्ट में क्या आएगा, पहले हाँ बोलो कि हाँ इट हैज इंक्रीज, और रीजंस हो गए। तो अब रीजंस में आएगा कि हाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से इंक्रीज हो रहा है एंड शायद नहीं होता, ये तो होंगे। इसलिए पहले आप, अब देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होनी चाहिए आपके, अब देखो स्ट्रक्चर क्यों कह रहा हूँ मैं, पहले देखो साइक्लोन्स के नंबर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो आपके माइंड में आ जाने चाहिए रीजन सारे क्या है, सारे रीजंस लिस्ट डाउन कर लो। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक स्पेसिफिक रीजन क्लाइमेट चेंज, पर और भी तो रीजंस होंगे कुछ, तो आपके आंसर में क्या होना चाहिए, क्योंकि डिस्कस कर रहे हो आप, तो आपको सिर्फ एक
पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर नहीं करना कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज रीजन है। पहले एक्सप्लेन करिए हाँ क्लाइमेट चेंज भी रीजन है, क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन हो रहा है, पर अब सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर क्या होगा कि अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, ये होना चाहिए तब आपका। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वही करना ना। पहले आप बताओगे उसने क्या कहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। तो आपने एक्सप्लेन किया क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे साइक्लोन पे इंपैक्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वेरी कर रही है। फिर उसके बाद बताओगे कि अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई है, नहीं है तो जबरदस्ती नहीं बनाना, अगर है तो उससे क्या है कि आपकी एक प्रॉपर होलिस्टिक डिस्कशन होगी टॉपिक पे। तो आपको पता है कि हाँ साइक्लोन्स पे इंपैक्ट हो रहा है पर बाकी फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। और तो बेसिकली हमारा स्टेप के नीचे पहले स्ट्रक्चर बनाओ कि कैसे आंसर लिखना है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हो गए बॉडी के कि हाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से एंड अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, राइट। देन कम्स कंक्लूजन। कंक्लूड कैसे करोगे? सॉल्यूशंस दोगे, ओके, और बेसिकली आप मुझे बता रहे हो कि अच्छा हम कैसे रोक सकते हैं, तो कैसे रोके, सॉल्यूशंस कैसे, वही। हम्म, ओके, और अब देखो हमें वो भी दे सकते हो। अब देखो प्रॉब्लम्स तो हमें पता है ना, पर हम इन प्रॉब्लम्स पे एक्शंस ले रहे हैं, नहीं ले रहे ना। तो किसको लेने एक्शंस? तो एक्शन वो बताओ कि वी हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स, पर नाउ थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट, एनजीओस, private players, scientists, they all should collaborate and actually realize that climate change is the reality and should develop comprehensive solutions। ये है। तो देखो इसमें कुछ सोचना पड़ा, आपको पता है कि आपने एंड में कंक्लूड करना है, पर हम क्या करते हैं जैसे आपको प्रॉब्लम पता होती है पर आप एंड में क्या बोलते हो, यार सरकार कुछ नहीं कर रही, तो वही सोल्यूशन कंक्लूड कर दो कि हाँ यार हमें प्रॉब्लम पता है, बस अगर सरकार एक्चुअल में कुछ एक्शंस ले ले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपने कंक्लूड कर दिया, राइट। सो एफर्ट्स नहीं लगाने। देखो आपने जब बोला था कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में प्रॉब्लम आ रही है, गेम है ही नहीं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की, गेम इज बॉडी पार्ट। मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, इंट्रोडक्शन के आपको 0.5 या 1 मैक्स टू मैक्स मिलेंगे, ऐसे कंक्लूजन के 0.5 to 1। तो अगर 10 मार्क है तो 8 मार्क्स इसके हैं। तो हमें इस पे फोकस करना है। इंट्रो कंक्लूजन जैसे जैसे आप आंसर लिखोगे रेगुलरली आपको अपने आप समझ आ जाएगी कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे कंक्लूड करना है। और अगर आपने कभी 3 आवर्स का पेपर लिखा है, नहीं नहीं लिखा, तो अगर आप लिखोगे जब आप रियलाइज करोगे 20 क्वेश्चन होते हैं, राइट, 10 10 मार्कर्स एंड 10 15 मार्कर्स। तो जब आप पेपर लिखते हो ना यूजुअली आपका स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि पहले 15 वाले उठाते हो फिर 10 या मिक्स करते हो जैसे ही आपको बेस्ट लगता है। पर फर्स्ट 2 आवर्स आप अच्छे से लिखोगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, हर चीज़ लिखोगे। पर जब लास्ट 1 आवर होते हैं और क्वेश्चंस बचे होते हैं 7 to 8 क्वेश्चंस, तो एकदम से प्रेशर आता है। तब आपका फोकस क्या रहता है कि यार मैक्सिमम मार्क्स हमें कहाँ से मिलने हैं, बॉडी पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हटाओ, आप लिखोगे ही ध्यान ही नहीं दोगे इंट्रो कंक्लूजन पे, तो आपको होगा कि मैक्सिमम मार्क्स खींचने में मैक्सिमम पॉइंट्स लिखो बॉडी पार्ट में। ये होती है स्ट्रैटेजी। ऑल्दो इट्स गुड कि हमें आना चाहिए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे लिखना है, पर इस पे इतना एम्फोसाइज नहीं करना, वो विद टाइम आपको आ जाएगा। जैसे जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट थीम्स कवर करते रहेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होता रहेगा अच्छा हर थीम पे कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे कंक्लूड करना है। अब जैसे ये था क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड आ गया, तो इसमें कंक्लूजन में मैंने क्या बोला कि मोर R&D शुड बी डन। और किसको करनी है, गवर्नमेंट, एनजीओस, प्राइवेट प्लेयर्स, इन सबको। तो आप कोई भी अर्थक्वेक का क्वेश्चन आता है उसमें डाल दो ये कि हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो बेस्ट वे क्या होता है कंक्लूड करने का कि हमें और R&D करना चाहिए ताकि अर्थक्वेक को प्रिवेंट कर सके, प्रिवेंट नहीं कर सकते एटलीस्ट मिटिगेट कर सके ताकि लॉस ऑफ लाइफ ना आए। बस ये दिखाना है हमें। तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक वे ऑफ कंक्लूजन होता है, तो वो विद टाइम आपको समझ आ जाएगा। पर हमारा फर्स्ट फोकस करना चाहिए कंटेंट अच्छा हो, देन सेकेंडली आपको मार्क्स कहाँ से मिलेगा, राइट इंटरप्रिटेशन, राइट, राइट इंटरप्रिटेशन।
अब राइट इंटरप्रिटेशन के लिए क्या चाहिए आपको, हमेशा आंसर जब लिख रहे हो 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट स्पेंड करो स्ट्रक्चर बनाने में, कि आपका आंसर ऐसे चलना चाहिए। अब जैसे मैं किसी का आंसर चेक कर रहा था, उसको लगे थे 20 मिनट्स चेक करने में। तो रीज़न पता है क्या था 20 मिनट्स का? पहले उसने इंट्रोडक्शन लिखी, राइट, फिर उसने पॉज लिया, फिर से क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा पूछ क्या रहा है, 2 मिनट उसने वेस्ट किए, फिर उसने बॉडी पार्ट में लगाई टाइम। अब 6 मिनट सपोज बॉडी पार्ट में चले गए, 6 मिनट्स यहाँ, 2 मिनट सोचने में और 1 मिनट इंट्रोडक्शन में, राइट। अब जब बॉडी पार्ट में लिख रहा था, अब उसने पहले ये लिखा क्लाइमेट चेंज की वजह से, पर फिर उसने पॉज लिया कि अच्छा और कोई भी रीज़न होना चाहिए, फिर से उसने 2-3 मिनट वेस्ट किए और फिर इस पे लिखा, तो एडिशनल +2 मिनट्स और हो गए। अब जब ये लिख लिया, फिर वो कंक्लूजन पे आया, अब कंक्लूजन के लिए फिर से वो पॉज लेके सोच रहा है, तो अगेन उसके +2 मिनट्स जाएंगे और कंक्लूजन पे एटलीस्ट 2 मिनट्स और। तो देखो टोटल टाइम कितना हो गया, 1, 3, 9, 11, 13, 15, 15 मिनट्स में आंसर लिखा। और अगर आप ये पहले स्ट्रक्चर बना लो तो आपका टाइम देखो, ये 2 गया, ये 2 गया, ये 2 गया, तो देखो 6 मिनट्स तो आपके ऐसे ही कम हो गए, 9 मिनट्स में आंसर रिड्यूस हो गया। और अगर आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स फैक्ट्स टिप्स पे होंगे तो 9 को भी आप 6 पे ले आओगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच, राइट। सो आंसर राइटिंग क्या है, विद टाइम आती है। अभी देखो आपके माइंड में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि आपने बेस्ट आंसर नहीं लिखना, चाहे बेकार से बेकार आंसर लिखो। बेकार आंसर लिखोगे तभी मुझे पता चलेगा ना क्या कमी है, दूसरों को भी दिखाओ, दूसरे भी कमी निकाल रहे, अच्छी बात है, वो आपका फायदा हो रहा है, उसका फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि अगर हमें कमियां पता चली, उस पर वर्क करेंगे, ऑफ कोर्स यूपीएससी का हम वेट ही नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, मेंस में जाओगे यूपीएससी सिर्फ क्या लिखा है, क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड, यूपीएससी तो कमी भी नहीं बताता। और फिर आप वही साइकिल में फंस रहे हो, सोचते रहो कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी, रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि हमने एनालिसिस ही नहीं की। तो इस अभी लिखो, जितने बेकार आंसर दे सकते हो लिखो, विद टाइम क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इंप्रूव हो जाएगा आंसर राइटिंग का, राइट। ओके, अब देखो, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, राइट इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन इंटरप्रेट किया, देन यू वेंट फॉर स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, कि प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया आपने, राइट। अभी क्या है, आपकी जो आंसर शीट होती है उसके राइट साइड पे ही जो स्पेस है कॉलम, वहाँ पे लिख लो। एग्जाम हॉल में नहीं लिखना, वहाँ पे कुछ भी डॉट भी नहीं लगाना, -5 मिलते हैं। पर अभी आपकी तो मतलब रफ एरिया है, रफ शीट्स है, तो उस पर आप लिख सकते हो। तो पहले स्ट्रक्चर बनाना है, थिंक फॉर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, चाहे 2 मिनट भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये हैबिट आपने डाल दी, इसलिए सेइंग आपका 6 to 7 मिनट्स वैसे ही बच जाएगा टाइम, राइट। ये क्लियर। फिर अब उसके बाद आता है जब आप बॉडी पार्ट लिख रहे हो। अब देखो, आप लोगों ने क्या बनना है, बताओ क्या बनना है, आईएएस ऑफिसर। तो आईएएस ऑफिसर का रोल क्या होता है, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और पॉलिसी बनाना, राइट। ओके, तो अब देखो, सपोज कुछ मार्केट में आया, सपोज कोई टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी आई है, तो आईएएस ऑफिसर उस नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे देखेगा, बताओ। हम्म, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैसे, वो देखेगा डे टू डे लाइफ में, देन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होएगा, और इम्प्लीमेंटेशन, दैट मीन्स गवर्नेंस एंगल आ गया, ठीक है, और चैलेंजेस हो गए, ठीक है, और हाँ, क्या, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक डायमेंशन से दिखेगा वो उसे, और हाँ, हेल्थ के एंगल से, सोशल इश्यूज, दैट मीन्स हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होएगा उसका, ठीक है, और किस एंगल से दिखेगा वो, हाँ, थ्रेट तो नहीं है, तो सिक्योरिटी एंगल से दिखेगा, ठीक है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है या नहीं, ठीक है, और तो बेसिकली हमने क्या किया,
पूरा सिलेबस ही लिस्ट डाउन कर दिया। यूपीएससी यही चाहता है कि अगर कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आ रहा है, कुछ भी हो रहा है सोसाइटी में, उसका देखो पहले हिस्टोरिकल कैसे यूज हो रहा है कि नहीं, देन उसका किस किस एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ज्योग्राफी एंगल आ गया, राइट। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल वाइज, गवर्नेंस वाइज, कौन उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, किसके पास पावर रहेगी, इंस्टीट्यूशन सेटअप करना ही चाहिए, राइट। देन अगर हम टेक्नोलॉजी लाते हैं तो क्या इंटरनेशनली इम्पैक्ट होएगा क्या नहीं उसका, इंटरनेशनल रिलेशन आ गया। देन उसको टेक्नोलॉजी को ला रहे, पैसा चाहिए तो इकोनॉमिक एंगल आ गया, राइट। क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, सिक्योरिटी एंगल आ गया। अगर उस टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हो सकता है, इन्वायरमेंटल एंगल आ गया, राइट। कल्चर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सोसाइटी कल्चर पे, सोसाइटी में विमेन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। चाइल्ड, जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है, SC ST एंड ऑल एवरीवन। एंड एथिकल, क्या वो इंडिया में लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए क्या, जैसे ड्राइवरलेस कार हम बोल रहे हैं, पर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, पर एथिकली इट इज नॉट राइट। तो लॉट ऑफ इश्यूज आ गए। तो हमने क्या किया बेसिकली, आप एक जो भी पॉलिसी मेकर बनोगे सेक्रेटरी लेवल पे, तो आपको मैं कुछ अगर टॉपिक देता हूँ तो आप उस टॉपिक को हर डायमेंशन से देखोगे, राइट। तभी आप देखो यूपीएससी क्या कर रहा है आजकल क्वेश्चन, जैसे क्रिप्टो करेंसी पे एक बार क्वेश्चन आया था GS1 में। यूपीएससी ने यह पूछा कि क्रिप्टो करेंसी का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या हो रहा है, और आप लोगों ने वो टॉपिक कहाँ पढ़ा है, साइंस एंड टेक पे। तो एकदम से एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने तो इसको कभी सोसाइटी से लिंक किया ही नहीं है। ऐसी गिग इकोनॉमी पे आया। गिग इकोनॉमी कहाँ पढ़ा आपने, इकोनॉमिक्स। और यूपीएससी ने कहाँ पूछा है क्वेश्चन, अगर आपने देखा हो PYQ, GS1 में कैसे आया था क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑन विमेन, क्वेश्चन ये आया। तो यूपीएससी क्या चाहता है कि देखो आप पहले हर टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो, फिर सेकंड स्टेप पे चाहता है यूपीएससी कि उसको हर डायमेंशन से ऑब्जर्व करो। वो कह रहा है मैं कहीं भी पूछ लूंगा क्वेश्चन, आप ये नहीं बोल सकते कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो कह रहा है GS1 2 3 4 एक ही है मेरे लिए, मैं 4 का क्वेश्चन 2 में ही पूछ सकता हूँ, 2 का 4 में, 2 का 1 में। अब जैसे इस बार आपने देखो GS1 का क्वेश्चन, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आप लोग पढ़ते हो ना हॉरिजॉन्टल गवर्नेंस रिलेटेड की कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, NGOs एंड प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये गवर्नेंस टॉपिक में पढ़ते हो आप GS2 में, पर यूपीएससी ने क्वेश्चन इस साल कहाँ पूछा, GS1 में, कि इनकी कोलैबोरेशन से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो अब हमने कभी सोचा नहीं होता उस डायमेंशन से। सो हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारे फाउंडेशंस क्लियर होने चाहिए हर टॉपिक के। अगर फाउंडेशंस क्लियर है, कोई भी डायमेंशन पे पूछ ले वो, या किसी से भी लिंक कर ले किसी टॉपिक से, क्वेश्चन होगा आपका अटेम्प्ट, प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी, राइट। ये ध्यान रखना। अब देखो, अब आपको पता है इस टॉपिक को इस डायमेंशन से करना है, तो अगर व्हेन यू हैव टू राइट दिस आंसर, कोई भी टॉपिक है, बॉडी पार्ट लिखना है, तो आप अपने आप सिलेबस को रिकॉल करो, आपको अपने आप पॉइंट्स मिलेंगे, अपने आप पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। तो अब देखो, अब जब आपको पता है, अब देखो पता चलेगा कि मैं सिलेबस को रिकॉल कर लूँ और कंटेंट मेरा रिवाइज है, तो टाइम अपने आप नहीं सेव होएगा। तो क्या आंसर राइटिंग टफ है? हाँ। तो उसके लिए फिर फर्स्ट स्टेप ये होता है ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ। जब आप 30 सेकेंड्स 1 मिनट स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इसलिए तो है ना कि आपने पहले ही सोच लिया पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं, बॉडी पार्ट में क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कौन सा एग्जाम्पल है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमें एकदम से एग्जाम्पल याद आ जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें रटा होता है हमने, तो हमें याद है कि अच्छा मेरे नोट्स में ये फैक्ट था, तो हम साथ में उसी टाइम लिख लेते हैं, तो फिर जब आंसर लिखने लगते हैं तब हम भूल जाते हैं। तो अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो हमारा वो फैक्ट भी नहीं मिस होएगा, एग्जाम्पल भी नहीं मिस होएगा। और अगर आप कहीं भी आंसर लिखते टाइम कहीं आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हो, तो आप ये वापस इस स्ट्रक्चर को देख लो, तो आप ट्रैक पे आ जाओगे, तो आपका सारा टाइम सेव होएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच, ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। देन इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैसे हमें न्यूज़पेपर को इंटीग्रेट करना है और कैसे डेटा फैक्ट्स वगैरह को इंटीग्रेट करना है, राइट। ये फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमें। अब तो डायमेंशन पता चले कि हमें चाहिए एक पॉइंट एनवायरमेंटल एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से ऐसे लिखना है, पर
अब देखो आपको भी पता होएगा, अच्छा नैनो टेक्नोलॉजी से इन्वायरमेंट पे हार्म होएगा, मैं भी बोल दूंगा, आप भी बोल दोगे, पर क्या जनरल बातों से चलती है दुनिया? लोग उसको पूछेंगे ना जो उसको जस्टिफाई भी कर रहा है, तभी हम बोलते हैं ना जनरल और एक्सपर्ट, डिफरेंस यही आता है। आम आदमी तो बोलते कि हाँ यार मतलब सरकार अच्छी नहीं चल रही, पर एक्सपर्ट समझाएगा कि क्यों नहीं चल रही। तो यूपीएससी भी यही चाहता है कि आप हवा में नहीं बातें फेंकनी, कि आपने बोला अच्छा नैनोटेक की वजह से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, पर वो क्या चाहता है कि आप एज ए एक्सपर्ट जस्टिफाई भी करो। तो जस्टिफाई कैसे करोगे? थ्रू डेटा फैक्ट्स या कोई न्यूज़पेपर इंसिडेंट। तो ये पर्पस होता है न्यूज़पेपर का। तो आपको न्यूज़पेपर, एक तो आपको पढ़ने की अप्रोच चेंज करनी है। एक तो सपोज आज अगर न्यूज़पेपर में इंडिया कनाडा पे आए, तो इंडिया कनाडा पे अब आपने पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं, स्टैटिक में कवर कर रखा है, क्लास नोट्स है। तो अब बिफोर स्टार्टिंग टू रीड दिस टॉपिक इंडिया कनाडा, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? पहले अपने नोट्स उठाओ, जो आपके क्लास नोट्स है इंडिया कनाडा पे, उसको रीड करो। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर आर्टिकल उठाओ, और फिर देखो उसमें कुछ नया पॉइंट आया, नया पॉइंट आया तो उसको एज एग्जाम्पल की तरह ऐड कर लो। अदरवाइज वो आर्टिकल आपके रेलिवेंट ही नहीं है, फिर से क्यों टाइम वेस्ट करना है उस पर? अगर सेम चीज जो आपके ऑलरेडी नोट्स में है वही सेम चीज लिखी है, तो वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दैट? और आपको कॉन्फिडेंट भी फील होएगा कि हाँ देखो ये आर्टिकल का कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी है और ये तैयार हो गया, और इससे क्या आपके दो अलग नोट्स नहीं बनेंगे। और वो क्या होएगा साथ में, बिकॉज आपने स्टैटिक नोट्स में अपडेट कर लेगा न्यूज़पेपर इंसिडेंट से, तो जब आप अपने क्लास नोट से ही जब आंसर लिखोगे तो वो अपडेटेड कंटेंट ही लगेगा। ये एडवांटेज होएगा आपको। तो न्यूज़पेपर को ऐसे अप्रोच करना है। और कभी कभार आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं उसके लिए अलग से डायरी लगा लो और उसमें लिखते जाओ। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था डेमोग्राफिक विंटर, अब एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। पर अगर आप पिछले एक साल का न्यूज़पेपर उठाओ, हिंदू में ही 4-5 बार आ चुका था वो टर्म। और फिर हम बोलते हैं कि यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता है, ऐसे नहीं पूछता यूपीएससी, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब जैसे एक बार आया था कमिटेड ब्यूरोक्रेसी पे क्वेश्चन, नहीं जुडिशरी, प्रीलिम्स में आया था कि कमिटेड जुडिशरी क्या होता है। अब क्या, अब कमिटेड जुडिशरी क्या होता है किसी को पता है? नहीं। हाँ हाँ। अब देखो ऑप्शंस में यही लगेगा मैं आंसर, पर आंसर ये नहीं है इसका। अगर आप देखो लास्ट 5-6 ईयर से जो जुडिशरी की जजमेंट्स आ रही है वो प्रो गवर्नमेंट जजमेंट्स आ रही है। तो किसी ने आर्टिकल में अब डायरेक्टली तो वो लिख नहीं सकता था कि प्रो गवर्नमेंट जजमेंट्स है, तो उसने लिखा कि जुडिशरी का जो ट्रेंड है इट इज शिफ्टिंग ऑन द लाइन्स ऑफ द कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड इट इज एक्टिंग लाइक अ कमिटेड जुडिशरी। तो उसने ये लाइन लिखी थी ऐसे। तो यूपीएससी ने क्या किया, बस वो उठा लिया, क्योंकि यूपीएससी भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, पर वो टेक्निकल टर्म्स यूज कर सकता है। पर ये आर्टिकल में क्लियरली मेंशन था कमिटेड जुडिशरी। हम क्या करते हैं, अच्छा यार ये टर्म ऐसी है छोड़ दो, बट ये टेक्निकल टर्म्स न्यूज़पेपर रीडिंग से आता है। तो रिलाई मत करो सिर्फ क्रक्स नोट्स पे। क्रक्स नोट्स क्या होते हैं, आपको सिर्फ कभी कभी मिस हो जाता है आर्टिकल्स तो फायदा होता है, पर न्यूज़पेपर हैबिट बनाओ, रीड करो, तो आपके आधे मेंस के क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, राइट। और आपका कंटेंट को एनरिच करेगा बहुत न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर हैबिट भी डालनी है। तो कमिटेड जुडिशरी मीनिंग क्या होता है बेसिकली, प्रो गवर्नमेंट जजमेंट से। बेसिकली ये टर्म्स 1970s में आई थी पहले, कमिटेड जुडिशरी, राइट। ओके, देन आता है डेटा फैक्ट्स। अब न्यूज़पेपर में इतने सारा डेटा फैक्ट्स आता है, कौन सा रेलिवेंट है कौन सा नहीं है हमें नहीं पता होता। तो इसके लिए भी सिंपल अप्रोच, अपने पहले स्टैटिक नोट्स उठाओ, राइट। तो उसमें देखो कि आपने क्या क्या कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। सपोज अगर जीडीपी रिलेटेड कोई आपने लाइन लिखी हुई है और आपको न्यूज़पेपर में जीडीपी रिलेटेड कुछ मिल गया, तो उसको अपडेट कर लो, तो आपके नोट्स में ही अपडेट हो गए। आपको अलग से कुछ डायरी बनाने की जरूरत ही नहीं है फैक्ट्स एंड ऑल की। देन कोड्स आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसमें कोड्स एंड ऑल बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करो, राइट। तो बेसिकली ये क्या करता है, न्यूज़पेपर एंड डेटा फैक्ट्स, ये आपके आंसर को वेटेज देता है। और ये क्या करता है, आंसर आपका जनरल से एक्सपर्ट आंसर में कन्वर्ट कर देता है, कि आप हवा में नहीं फेंक रहे कुछ भी, एक्चुअल में आपने जस्टिफाई किया। अब ये भी वेरी करता है। अब देखो सपोज GS1 का पेपर है, राइट, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या एग्जाम्पल्स दोगे आप, उसमें क्या एग्जाम्पल्स दोगे?
रिसेंट कहीं पे साइक्लोन अकर हुआ है, वो एग्जाम्पल हो गया, राइट। हाँ, रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट आई हुई है उसका मेंशन कर दिया, राइट। फिर GS2 पॉलिटी, पॉलिटी में क्या कैसे जस्टिफाई करते हो आप, किसे, जुडिशियल केसेस, यस, कोई कमेटी की रिपोर्ट होगी तो आप उससे जस्टिफाई करते हो। तो देखो हर सब्जेक्ट की अलग वे ऑफ जस्टिफिकेशन है। इकोनॉमी में आओगे, इकोनॉमी में डेटा आ गया, इकोनॉमिक सर्वे का या फिर गवर्नमेंट का डेटा, चाहे डेटा जैसा मर्जी हो, फेक फर्स्ट हो या फिर जैसा भी हो, पर यू हैव टू यूज इट। ये गवर्नमेंट का डेटा है, उसे ऑथेंटिक मानना है, राइट। देन कम्स एथिक्स, एथिक्स में क्या एग्जांपल्स यूज करोगे, की स्टडीज, कुछ भी उसमें देखो, उसमें फ्रीडम होती है। पर्सनल लाइफ एग्जांपल उठा लो किसी एक्सपर्ट का, कोई पॉलिटिशियन लीडर ऐसे, राइट। पर मेन आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए, जब भी आंसर लिखना है पहले राइट इंटरप्रेट करो, फिर स्ट्रक्चर बनाओ, देन गो फॉर बॉडी डायमेंशन आइडेंटिफाई करो क्या क्या होंगे, फिर हर डायमेंशन को जस्टिफाई करना है। तो वहां रोल प्ले होता है डेटा, फैक्ट्स, न्यूज़पेपर, केस स्टडीज, इन सब का, राइट, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं बताता हूँ, डेटा जो यूज करना है ना, यूजली इकोनॉमिक सर्वे का करो बस। जो बीच में रिपोर्ट्स आती रहती है ना, KPMG की रिपोर्ट, ये PNG वगैरह, इन सब की रिपोर्ट्स आती है, इनको इग्नोर करो, ये प्राइवेट डेटा है। हाँ, जो सर्वे और बजट का डेटा आ रहा है वो बस। और उसमें भी अगर आप 1 साल पुराना भी डेटा हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोड करना है कि इकोनॉमिक सर्वे 23 ने बोला था या 22 ने बोला था, या बजट 2023 में आया था डेटा। वो सोर्स भी लिखना है आपको, सिर्फ ये नहीं कि डेटा देना है, सोर्स भी लिखना है आपको, राइट। और अगर अपडेट कर सकते हो, तभी मैंने कहा ना स्टैटिक नोट्स को सामने रखो, फिर न्यूज़पेपर का आर्टिकल रखो, तो आपका अपडेट ऐसे ही अपने आप हो जाएगा, राइट। बट दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग में जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अब देखो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब आपको पता है कि अच्छा आंसर में ये चीज़ें चाहिए, तो इसको ऐसे ही अप्रोच करना है। धीरे धीरे चाहे डेली एक आंसर भी लिखोगे ना, सीरियसली सेइंग, आफ्टर 15-20 डेज आपको इतना कॉन्फिडेंट फील होएगा ना, मतलब आंसर राइटिंग में वो एक डर चल जाएगा जो इनिशियली इनर्शिया होता है कि मतलब पेन उठा के लिखे या ना लिखे, माइंड में कुछ नहीं आ रहा, वो सब ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, राइट। ओके, देन आती है लास्ट स्टेज, आफ्टर स्टेज। आफ्टर स्टेज में हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आफ्टर राइटिंग आंसर, मतलब इवैल्यूएशन, ओके, और हम्म हम्म, ठीक है। तो बेसिकली हम खुद मतलब इवैल्यूएशन बाय मेंटर, एंड हम खुद भी नहीं करते बाय सेल्फ, ये भी एक इशू होता है। और देन टाइमली इवैल्यूएशन, जैसे अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हो 15 दिन बाद चेक होके आ रहा है, तब तक हम खुद ही भूल जाते हैं, राइट। तब तो बस हमारा ध्यान रहता है अच्छा मार्क्स आ गए, ठीक है चलो आगे। तो टाइमली इवैल्यूएशन डिस्कशन ये भी मैटर करता है। देन एक और चीज जो प्रॉब्लम आती है आफ्टर राइटिंग आंसर, क्या, जो, हाँ, तो स्टूडेंट्स स्टबर्न होते हैं, दे डोंट वांट टू वर्क ऑन द फीडबैक, या फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे फीडबैक। तो अगर आपको इस प्रिपरेशन में आना है, तो आपको वो ईगो स्टबर्ननेस सब साइड पे रखनी है। आपको ऐसा ना डम बन के कि आपको कुछ नहीं आता, और इस क्लास से सीख के जाना। फिर घर जाके फिर देखो अच्छा मैंने क्लास में सीखा, मुझे ये आता था, तो ये पॉइंट्स मेरे को बेनिफिशियल है, ये नहीं है। पर क्लास में एज ए डम आना है, बेवकूफ की तरह आना है, तभी एग्जाम निकलेगा। आपने अगर आए हो यहाँ पे, तो यू शुड बी एबल टू ग्रैब एज मच एज यू कैन, जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज गेन कर सकते हो वो एम होना चाहिए आपका, राइट। दिस शुड बी योर फोकस। पर वहां नहीं, ईगो नहीं दिखानी सब, क्योंकि स्टूडेंट हो, जब तक यूपीएससी आपको ऑफिसर नहीं डिक्लेयर करता तब तक यू आर अ फूल, ये माइंड में रखो बस, राइट। तो ये चीज, तो दिस इज द बेसिकली आंसर राइटिंग जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट।
तो इसी को ध्यान में रख के हमारा फोकस था, ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिलेबस नहीं पता होता। क्या आपने कभी मेंस का सिलेबस देखा है? देखा है? और प्री का नहीं देखा है? तो डिफरेंस है दोनों में। हाँ, पर प्री में भी तो सिलेबस तो है ना, पर डिफरेंस तो है ना प्री और मेंस का सिलेबस। पर हमारी अप्रोच क्या होती है पढ़ने की, हम प्री और मेंस मिक्स करके पढ़ते हैं। क्या आपके अलग अलग नोट्स है प्री और मेंस के? नहीं। तो फिर क्या आप स्कोर कर सकते हो अच्छा प्री और मेंस में, जब आपको यही नहीं पता कि इस टॉपिक से प्री में क्या क्वेश्चन आएगा, मेंस में क्या क्वेश्चन आएगा? हमें यही नहीं पता होता। अगर आप एक ही नोट्स लेके चलोगे प्री और मेंस के, तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो यूपीएससी को? अब जैसे सपोज ज्योग्राफी है, किसी ने पहले अटेम्प्ट दिया? सबने दिया? दिए? ओके। आपके कितने अटेम्प्ट हुए? दो आपके? एक आपका? एक? दो? ओके, आप दोनों बताओ कि सीनियर हो। तो जैसे ज्योग्राफी है, प्री में एनालाइज किया होगा। जो प्री वाला सब पार्ट है ज्योग्राफी का, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं प्री में? मैपिंग से आ रहे हैं, ओके। और क्लाइमेटोलॉजी से आ रहे हैं, ठीक है। और किसे? ओके। न्यूज़, न्यूज़ में, ओके। और एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया, क्रॉप्स, ठीक है। हाँ, रिसोर्सेस, ओके। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन, ओके। और डिजास्टर, ओके। और हाँ, कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आ रही है? वो तो क्लाइमेटोलॉजी आ गया। चलो ठीक है, ये प्री को आ गया। मेंस में बताओ, मेंस में कहाँ से आते हैं ज्योग्राफी में क्वेश्चन? टॉपिक्स बताओ मुझे, अगर एनालाइज किया है कभी आपने। हम्म, कौन सा फिनोमेना? ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ओके। और रिसोर्स हो गया, ठीक है। और ओके। और क्लाइमेट चेंज हो गया, ओके। और रिसोर्सेस हो गया, वर्ल्ड की बाउंड्रीज। चलो अब मैं बताता हूँ। ज्योग्राफी का सिलेबस वैसे पता है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, राइट। देन इंडियन ज्योग्राफी, एंड देन ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड। ये सिलेबस हम पढ़ते हैं। तो अगर आपने प्री में अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, उसके जो फेवरेट एरियाज है, पहले अगर हम वर्ल्ड में से देखें, वर्ल्ड में से क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है उसका मैक्सिमम? क्लाइमेटोलॉजी वाले एरिया से आ रहा है। अब क्लाइमेटोलॉजी भी तो इतना बड़ा है, क्लाइमेटोलॉजी भी तो बहुत बड़ा है ना, उसमें भी तो आप इतने सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हो। तो आपने एक ब्रॉडर टॉपिक तो बोल दिया क्लाइमेटोलॉजी, पर क्या पूरा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने की जरूरत है? उसमें तो सब टॉपिक्स है जो उसके फेवरेट एरियाज है। एक बार तो रीडिंग दो सारे टॉपिक्स की, पर कुछ टॉपिक्स उसमें भी सब टॉपिक्स है जो उसके फेवरेट है, जो पूछता है वो। तो उस पर क्यों नहीं हम ध्यान दें? जैसे साइक्लोन हो गया, साइक्लोन पे आता है, प्री और मीन्स दोनों में आ रहा है क्वेश्चन। देन साथ साथ क्या शिफ्ट हो रहा है, एटमॉस्फेयर पे शिफ्ट हो रहा है वो। देन क्लाइमेट मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड, उस पर क्वेश्चन आता है हर साल। मतलब लास्ट 4-5 ईयर से आना स्टार्ट हो गया, उससे पहले नहीं आ रहा था। तो आप देखो क्लाइमेटोलॉजी भी इतना बड़ा है, पर उसमें भी उसने स्पेसिफिक एरिया पकड़ रखे हैं। तो हमें एक ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्री में कैसे अप्रोच कर रहा है वो। देन मैपिंग, अब मैपिंग भी क्या है, वो स्पेसिफिक पूछता है इंडिया, और अब धीरे धीरे वर्ल्ड पे भी आ गए, राइट। वर्ल्ड पे भी आ गए वो। पर इंडिया भी देखो, इंडिया की स्पेसिफिक जो लोकेशन होती है वो मिली क्या पूछ रहा है? इंडिया की जो हम मैप करते हैं, इंडिया फिजियोग्राफी मैप, डैम्स, रिवर्स, यही पूछ रहा है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस।
देन कम्स रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज टॉपिक इतना बड़ा है, लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, देन एग्रीकल्चर पार्ट आ गया, मिनरल्स हो गए। तो प्री में कौन से रिसोर्स पे फोकस करता है वो? मिनरल्स पे कर रहा है, और एग्रीकल्चर पे आ रहा है, और हाँ वो साइंस में आ गया ना, ज्योग्राफी का पूछ रहा हूँ। रिसोर्सेज में एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल्स हो गया, और एक बहुत फेवरेट है उसका जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, वाटर। वाटर पे हमेशा पूछेगा वो, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, किसी ना किसी वे से। तो इसमें भी देखो रिसोर्सेज में भी उसने डिवाइड कर रखा है, वाटर, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, और इस पे हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। सॉरी। तो तो हमें लैंड रिसोर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लैंड रिसोर्स वैसे आप पढ़ना है, हमें सिलेबस का पार्ट है। अगर इनकेस वो थोड़ा सा आउट ऑफ एडवेंचर वो पूछ ले, पर जो ऑलरेडी पूछ रहा है स्पेसिफिक टॉपिक्स हर साल आ रहा है, उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, राइट? देन न्यूज़ डेटा इंटरप्रिटेशन, वो मेनली क्या कर रहा है, इसी से लिंक कर रहा है, रिसोर्सेज से, राइट? एग्रीकल्चर पे आ रहा है, क्रॉप्स पे आ रहा है वो मेनली, या फिर उसमें भी क्या करेगा, एग्रीकल्चर में सॉइल से लिंक कर देगा। अब आप टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ते हो, पर वो तो पूछ ही ना टाइप्स ऑफ सॉइल्स, पर वो क्या पूछ रहा है, सॉइल की प्रॉब्लम्स, और उसको कैसे लिंक कर रहा है, एग्रीकल्चर से, कि कोई नई हम टेक्नोलॉजी ले आए, सोल्यूशन लेके आए, ड्रिप इरीगेशन वगैरह, उससे लिंक कर रहा है वो। तो प्री का फोकस ये है उसका। और आपने देखो 2 साल से जियोमॉर्फोलॉजी वाले एरिया में भी जा रहा है वो, अर्थक्वेक वगैरह भी पूछ रहा है वो, उससे पहले नहीं जा रहा था, राइट? पर दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज। पर इसमें देखो बाकी भी तो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, लैंग्वेज वाला पार्ट, उस पर क्वेश्चन आ रहा है, ट्राइबल्स पे आ रहा है। तो हाँ, तो पहले आपको क्लैरिटी जो पूरा सिलेबस लिखो, वो देखो हर टॉपिक को कौन सा प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये टॉपिक्स आपको दिखे, पर जब मेंस में जा रहे हो, नोट्स आपके यही वाले हैं, पर जब आप नोट्स में पढ़ोगे आपको मैपिंग भी पढ़नी पड़ेगी। पर आप देखो मेंस में मैपिंग आती ही नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी आप सारा पढ़ रहे हो, पर आप देखो लास्ट 10 ईयर्स का पेपर, मैक्सिमम क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी में कहाँ से आया? हाँ, नहीं, लैंडफॉर्म इस साल आया क्वेश्चन, उससे पहले नहीं आया। 10 साल से कहाँ से आया मैक्सिमम? एक कॉन्सेप्ट है, उसी से रिलेटेड आता है कुछ। अब देखो आपने एनालिस्ट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन करता है अर्थक्वेक फॉर्मेशन, वॉल्केनिक फॉर्मेशन, उसी से जुड़ी थ्योरीज है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो आप देखो मैक्सिमम इसी से ही आ रहा है क्वेश्चन। ये लास्ट 2 से थोड़ा सा इसने थोड़ा प्राइमरी रॉक्स पे चले गया और लैंडफॉर्म पे, राइट? फॉर्ड्स पे आया था क्वेश्चन, जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म होते हैं, FGORDS, पर अदरवाइज वो नहीं पूछ रहा। मैक्सिमम क्वेश्चन देखो आप पूरे उठा लो, अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको आती है तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आइलैंड, इंडोनेशियन आइलैंड, PTT एक्सप्लेन करती है। एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, PTT हो गया। एक्सप्लेन दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, PTT हो गया। तो सारा क्वेश्चन ही इसी से आ रहा है। तो हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। बाकी टॉपिक्स आप एक बार रीड कर लो कि बेसिक आना चाहिए, पर इसको अच्छे से मास्टर करना जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। देन कम्स फिर एक उसका नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन आता है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। कभी कभार दोनों पे भी पूछ लेगा, कभी कभार क्या आएगा, इन दोनों में से एक पे आएगा क्वेश्चन। पर उसमें भी ओशनोग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लाइमेटोलॉजी बहुत बड़ा है, उसमें भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्लाइमेटोलॉजी में, एटमॉस्फेयर पे आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, साइक्लोन, बस, और कुछ पूछ ही नहीं रहा। या फिर पूछ रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया उठा लेगा वर्ल्ड का और उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, ऐसे पूछ लेगा वो। पर अदरवाइज वो इतने इन डेप्थ जा ही नहीं रहा जितना हम पढ़ रहे हैं। प्री के लिए देखो हमें यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट मॉडल्स भी पढ़ने पड़े थे, चाइना टाइप ऑफ मॉडल, ब्रिटिश टाइप ऑफ मॉडल, पर मेंस में पूछता ही नहीं है, मेंस में पूछ ही नहीं रहा। मेंस में अगर पूछेगा 1 या 2 बार पूछेगा, वो भी डिफरेंट वे से, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा वो। तो प्री और मेंस का नोट्स भी अलग होने चाहिए। अब रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो बताओ? वाटर पे पूछ रहा है, वाटर हर साल क्वेश्चन आता है वाटर पे, या तो वाटर पे पूछ लेगा या फिर उसको फ्लड से लिंक कर देगा।
इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, फ्लड या एग्जैक्ट वाटर पे, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, ये क्वेश्चन पूछेगा। देन कम्स मिनरल्स पे, मिनरल्स पे पूछ रहा है वो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन दे दो, राइट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देन उसके साथ एक और एरिया उसका फेवरेट है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन आता है। और देखो इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन यहाँ नहीं आ रहा प्री में, पर मेंस में आएगा, राइट। देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का पूछ लेता है कभी कभार, पर यूजली पूछता नहीं है मेंस में, राइट। इसके अलावा और भी एरियाज है ह्यूमन ज्योग्राफी में। देखो फिजिकल में ही आ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। इंडियन ज्योग्राफी में बस उसने वाटर रिसोर्स से लिंक कर दिया, पर व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन ज्योग्राफी और भी एरियाज टच कर रहा है वो, पॉपुलेशन और एक 19 या 20 क्वेश्चन फिक्स होता है एक, कौन से टॉपिक पे, हम कहाँ रहते हैं, हाँ, सिटीज बेसिकली, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, यस, ये दो टॉपिक। माइग्रेशन पे भी इस बार आया था क्वेश्चन, एंड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन पे हर साल आता है। तो देखो मेंस में यूपीएससी अलग वे से देख रहा है, प्री में अलग वे से देख रहा है, तो क्या हम एक ही नोट से पढ़ सकते हैं दोनों? हमारे माइंड में भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा ज्योग्राफी पढ़े तो प्री में कैसे पढ़ना है, मेंस में कैसे पढ़ना है। और ऐसा हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का, बीट आर्ट एंड कल्चर हो, देन इकोनॉमी हो, इकोनॉमी, अब देखो इकोनॉमी में बैंकिंग पढ़ते हो आप, बैंकिंग कहाँ पूछता है यूपीएससी, हाँ, प्रीलिम्स, मेंस में कभी पूछा है उसने? कभी भी नहीं पूछा। कैपिटल मार्केट कभी नहीं आया मेंस में। अब वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा, सिलेबस में लिखा ही नहीं कहीं पे भी बैंकिंग मेंस में, कहीं लिखा ही नहीं है। उसमें एक टर्म है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि मतलब सरकार कैसे पैसा इकट्ठा कर रही है, तो टॉपिक आया था फिस्कल, फिस्कल के एंगल से आएगा क्वेश्चन। तो प्री और मेंस के नोट्स भी अलग अलग होने चाहिए, राइट। तो हमें ये क्लैरिटी रखनी है, यस प्लीज। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्रोच। तो उसी को ही ध्यान में रख के हमने क्या किया, डिजाइन किया, पूरे आपको सिलेबस को ब्रेक कर दिया, राइट, सिलेबस को ब्रेक कर दिया। अब जैसे हाँ, GS1 में प्री में आप मैरिज फैमिली सिस्टम ये तो पढ़ते नहीं हो, पर उस पर हर साल क्वेश्चन आ रहा है, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। सो ऐसे केस में हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो सेग्रीगेट करना है प्री एंड मेंस का, देन सेकेंडली मैंने क्या किया है, इसको पूरा लिस्ट को हमने ब्रेक कर दिया। तो हमने पूरा सिलेबस को, जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको पूरा ब्रेक डाउन कर दिया 75 डेज में। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आप लिखो आंसर, राइट, चाहे बेकार से बेकार आंसर लिखो, नो वरीज, पर लर्न हाउ टू राइट द आंसर्स। देखो कंटेंट सबके पास है, नहीं होएगा तो बुकलेट्स अवेलेबल है, बुकलेट्स ले लेना, कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट तो देखो आप सबके पास सेम नॉलेज है, सेकंड अटेम्प्ट हो, फर्स्ट हो, फिफ्थ अटेम्प्ट हो, सबके पास सेम नॉलेज है, कोई एडवांटेज नहीं होता। यूजली कहता है जो फ्रेशर होता है उसके पास एडवांटेज एक होता है कि उसका माइंड फ्रेश है, पर जो लेट अटेम्प्टर्स होते हैं उनके अंदर एक बैक ऑफ माइंड चलता रहता है कि यार अगर हमारा इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होएगा। तो आपके पास एक हेड स्टार्ट होता है, एक अच्छा माइंड फ्रेश है। पर हमें क्या रखना है, जब आप लिखो आंसर्स, जस्ट लिखो, जो आता है लिखो, पर स्टेप क्या रहेगा, पहले इंटरप्रिटेशन सही होनी चाहिए, फिर स्ट्रक्चर बनाओ, एंड देन ट्राई बॉडी डायमेंशंस क्या क्या हो सकती है और एग्जांपल्स, राइट। नहीं आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आंसर लिखना है। सो हमारा एम क्या रहेगा, हर सब्जेक्ट का, हर सब टॉपिक का आप सीख जाओ कैसे आंसर अप्रोच करना है। क्योंकि ज्योग्राफी के आंसर में मैप्स बनाने आने चाहिए, इकोनॉमी में डेटा आना चाहिए, तो आपको हर एग्जाम के आइडिया भी होना चाहिए सब्जेक्ट का, कि यूपीएससी जब यूजली करता है, जैसे ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी का फैकल्टी चेक करेगा प्रोफेसर एग्जाम, तो वो तो चाहेगा ना कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखा होना चाहिए, और अगर पॉलिटी का लिख रहे हो तो पॉलिटी के एंगल से आंसर होना चाहिए। तो बिकॉज प्रोफेसर तो वही चाहेगा ना कि मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स देगा। और हमें क्यों नहीं मार्क्स मिलते, क्योंकि हम क्या है, वही सेम अप्रोच हर सब्जेक्ट में लगाते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट तो मार्क्स देगा नहीं। तभी हमें क्या सिर्फ 33% ही स्कोर करना है। 33% आपका मीन्स में आ गया, 1750 में से अगर 800 भी आ गया, आपकी सिलेक्शन है इजीली।
तो 33% स्कोर करना ही है हमें बस किसी तरह। तो हमारा टारगेट क्या है, मुझे आंसर लिखना सीखना है हमें, कंटेंट की वजह से घबराना नहीं है बस। नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखो आंसर, कंटेंट मिल जाएगा आपको, पर लिखो, हाथ चलाना सीखो। और एक और चीज़ मैं एडवाइस करूँगा आपको, स्टेशनरी शॉप पे जाओ, वहाँ पे सारे पेन्स उठाओ और हर पेन को चला के देखो, और देखो कौन सा पेन आपके हाथ के अकॉर्डिंग है, आपको ईजी लग रहा है लिखना, वो भी बहुत मैटर करता है। बिकॉज 3 आवर्स कॉन्टीन्यूसली लिखना है आपको, तो पेन के साथ भी आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक अभी से फिक्स कर लो ये पेन है, उसे और उसी से लिखना है आपको, राइट। बाकी यही था हमारे बेसिकली दिस इज अबाउट प्रोग्राम, तो ये चलेगा। बाकी जैसे कुछ स्टूडेंट्स भी कह रहे थे, अभी हमने स्टार्ट किया था GS1 से, जो मैंने शेड्यूल क्रिएट किया, हमने क्रिएट किया जो। तो आप क्या चाहते हो, GS1 से स्टार्ट करें या फिर GS3 से? GS3 बोलो। देखो करना तो सारे टॉपिक्स है, आज नहीं तो कल, पर स्टार्ट कैसे करना है, जिस सब्जेक्ट से बोले उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेंगे हम, बिकॉज आज फाइनल हो जाएगा तो फिर उसके बाद चेंज नहीं हो पाएगा। तो आप लोग बताओ किससे? GS3? GS3 नहीं, कौन सा? हाँ, GS1, ओके, बाकी GS3। सर आप, हाँ ठीक है, फिर GS3 से हम कर लेते हैं स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। GS1 उसके बाद कर लेंगे, राइट। तो सर आप, हाँ, तो आप आई होप आपने ये शेड्यूल देख लिया, किसी को इशू और डाउट हो प्लीज़ पूछ लेना।